वेलकम टू प्योरिन इन्फिनाइट लर्निंग मास्टरी। तो आज का हमारा टॉपिक है डिकम्पोजिशन। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि प्रॉब्लम क्या होती है और कैसे उसे डिफाइन करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो कोर्स की प्लेलिस्ट को एक्सेस करके वो वीडियो आप देख सकते हो। पर आज की वीडियो में किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के सल्यूशन को डिज़ाइन करने के लिए जो सबसे पहला स्टेप होता है उसको हम समझने वाले हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, एक बुक है जो पूरी एक साथ पढ़नी है, कोई चैप्टर्स नहीं है बुक में, और अगर दूसरी बुक है जिसमें चैप्टर्स है वो भी पढ़नी है पर चैप्टर वाइज पढ़नी है, तो कौन सी आसान लगेगी? बट ऑब्वियसली आप बोलोगे कि जो बुक चैप्टर्स वाली है वो आसान लगेगी और बुक चैप्टर वाइज नहीं है वो मुश्किल लगेगी। तो वो एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो गई। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि डिकम्पोजिशन करते कैसे हैं। एक एग्जांपल से, घर की साफ सफाई तो हम सबने की होगी। तो अगर आपको मैं कहूँ कि हमें घर की साफ सफाई करनी है, आप अकेले हो, क्या मन में आएगा आपके कि भाई पहले तो घर की साफ सफाई करनी है। घर में रूम भी होता है, किचन भी होता है, हॉल भी होता है। तो पहले एक रूम ले लेते हैं, फिर हॉल भी कर लेंगे और किचन भी कर लेंगे। फिर रूम में फ्लोर भी है और सीलिंग भी है। अब फ्लोर में भी टेबल है, उधर कबाड़ है हमारा, और बेड वेड जो भी होता है फ्लोर पे जो चीज़ें रखी हुई होती वो। और सीलिंग पे हो गया आपका फैन, ट्यूबलाइट, उसको भी साफ करना है। तो वो, तो क्या किया मैंने, ये एक बड़ी प्रॉब्लम जो कि थी क्लीनिंग की, उसको मैंने छोटी छोटी इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम्स में तोड़ दिया, है कि नहीं? तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को आपने स्मॉलर एंड मोर मैनेजेबल पार्ट्स में तोड़ दिया है। इसी को तो कहते हैं डिकम्पोजिशन। तो डिकम्पोजिशन आपके काम को बहुत आसान बना देता है। इसीलिए डिकम्पोजिशन सॉल्यूशन को डिजाइन करने का सबसे पहला स्टेप होता है। तो सॉल्यूशन को डिजाइन कैसे करते हैं? देखिए, जब मैं कहता हूँ डिजाइन तो मेरा मतलब ये है कि हमारे सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट तो करेंगे ही, पर कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे उसका जवाब होता है डिजाइन। मतलब कि गाड़ी के डिजाइन से पता चलता है कि गाड़ी कैसी दिखती है, तो वैसे ही सॉल्यूशन के डिजाइन से पता चलता है कि सॉल्यूशन कैसे इम्प्लीमेंट होने वाला है। एक ब्लूप्रिंट होता है डिजाइन। तो ये डिजाइन बनाने के कई तरीके होते हैं। यहाँ जो मैं तरीका बताने वाला हूँ वो हम सब अपने दिमाग में कर रहे होते हैं, और बल्कि मेरा तो ऐसा मानना है कि हर किसी के दिमाग में ऐसा डिजाइन आता ही होगा जब वो किसी भी प्रॉब्लम के साथ डील करता है। तो समझो मैंने आपको बोला है कि चाय बनाना है, चाय बनाना है। अब या तो हमारा जवाब होता है नो, कि हमें चाय की ज़रूरत नहीं है, या तो हमारा जवाब होता है यस, कि हाँ चाय पीनी है, मन हो रहा है चाय पीना है, बनाना है चाय। अब अगर हमारा जवाब नो है फिर तो हम उसे सोचना ही बंद कर देंगे, उसकी थिंकिंग को एंड कर देंगे। पर अगर हमारा जवाब यस है तो हमें एक चीज़ दिमाग में आती है। क्या है वो चीज़? कि यार चाय बनाने के लिए हमको जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं, क्या वो हमारे पास हैं? तो इसके भी दो जवाब देता है हमारा दिमाग, कि अगर नहीं है तो नो, और अगर है तो यस। पर अगर हमारा जवाब नो है फिर तो हमें लेके आने पड़ेंगे सारे इंग्रेडिएंट्स, या ढूंढने पड़ेंगे। पर अगर हमारा जवाब आता है यस, कि हमारे पास इंग्रेडिएंट्स है, तो फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो चाय सक्सेसफुली बन जाएगी। करेक्ट है? चाय सक्सेसफुली बन गई, आपका टास्क पूरा हो गया। तो इसी तरह से हमारा दिमाग सोचता है। आप बोलोगे ऐसा तो हम रियल लाइफ में हर जगह करते हैं, सिर्फ चाय बनाने के लिए थोड़ी। एज अ रिजल्ट इससे हमें ये समझ में आता है कि हमारा दिमाग ये नेचुरली करता है। कोई भी प्रॉब्लम से डील करते वक्त हमें कोई डायग्राम बनाने की या प्लानिंग करने की ज़रूरत नहीं होती। पर कंप्यूटर साइंस में जब हम कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम से डील कर रहे होते हैं, एज स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम से डील कर रहे होते हैं, तो प्रॉब्लम को डिफाइन करने के बाद सबसे पहला स्टेप होता है, वो होता है डिकम्पोजिशन, जो सॉल्यूशन को डिज़ाइन करने में मदद तो करता ही है, आसान भी बना देता है।
बस इतना ही है इस टॉपिक में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। पर अब देखते हैं कि आपको कितना समझा है। आपकी अंडरस्टैंडिंग का एक टेस्ट लेते हैं और साथ ही साथ ये सवाल का भी जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं कि डिकम्पोजिशन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। डिकम्पोजिशन के बिना भी तो ये चाय वाले प्रॉब्लम में प्रॉब्लम तो सॉल्व हो रही है या हो सकती है। इस सवाल का जवाब हमें प्रैक्टिकली मिल जाएगा आगे के एग्जाम्पल में। मान लो एक रेस्टोरेंट है, उसे क्या करना है, उसे जो है अपना फूड डिलीवरी ऐप बनाना है। ठीक है, ये है उसका फूड डिलीवरी ऐप। अब सोनू को रेस्टोरेंट के ओनर ने अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताई कि देखो यार, हमें एक सिंपल ऐप चाहिए जिसमें बस कस्टमर हमारे रेस्टोरेंट के रिलेटेड ऑर्डर दे सके, सर्च करके डिश ऑर्डर कर दे और ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू पेमेंट भी हो जाए। एंड कैश ऑन डिलीवरी अगर उसे चाहिए तो कैश ऑन डिलीवरी का भी ऑप्शन मिल जाए। तो आप प्रोग्रामर की जगह आप अपने आप को रखो और एक डिज़ाइन आप भी बनाओ, यस नो वाला, जैसे मैंने चाय वाले एग्जाम्पल में बताया था। फिर हम देखते हैं इन द एंड ऑफ द एग्जाम्पल कि आपका डिज़ाइन कितना मैच करता है कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग से। इस बात को याद रखना है आपको कि डिज़ाइन बनाते वक्त कोई लॉजिक, कोई कंडीशन या कोई कैलकुलेशन नहीं करना है। बस यस और नो के फॉर्म में एक फ्लो चार्ट जैसा हमें चाय वाले एग्जाम्पल में किया था वैसा बना देना है। डिज़ाइन में कोई लॉजिकल फ्लॉ हो या ना हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर डिज़ाइन में आपने डिकम्पोजिशन की है या नहीं की है उससे फर्क पड़ता है। तो सोनू ने क्या किया है, पूरी प्रॉब्लम को अच्छे से डिफाइन किया है एंड सारे पॉसिबल इनपुट्स, आउटपुट्स एंड कंस्ट्रेंट्स को आइडेंटिफाई कर लिया है, कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट से तो कुछ अपनी रिसर्च से, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब आप बोलोगे पर आपने तो बोला था कि डिज़ाइन बनाओ। ये किए बिना कोई डिज़ाइन बन ही नहीं सकता। ये एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। ये एनालिसिस किए बिना डिज़ाइन बनाया तो फ्लॉज आएंगे डिज़ाइन में। इसीलिए वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने पहले ही बताया था, कंसेप्ट ऑफ अ प्रॉब्लम वाली वीडियो को आपको पहले देखना है, फिर ही डिकम्पोजिशन समझ में आएगा। पर अगर आपने ये किया है, ज़रूरी नहीं है कि लिख के किया है, दिमाग में भी पूरा प्रॉब्लम डिफाइन कर लिया है, तो वेल एंड गुड, आगे बढ़ते हैं, डिज़ाइन अच्छा ही बनेगा, डोंट वरी। तो सोनू कहता है कि मैंने सारे इनपुट्स, आउटपुट्स और कंस्ट्रेंट्स को निकाल लिया है। अब मैं एक मोनोलिथिक डिज़ाइन बनाऊंगा, मतलब कि एक ही पार्ट में पूरा डिज़ाइन कर दूंगा। आप देखते हैं उसका एक्चुअल डिज़ाइन कि कैसा बनता है। तो ये है सोनू का डिज़ाइन। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये डिज़ाइन पहली बात तो इतना कॉम्प्लेक्स लग रहा है देखने में, और इससे इंसान जो है आसानी से कंफ्यूज हो सकता है। अब थोड़ा सा इस डिज़ाइन को एनालाइज करते हैं। देखिए, पहले ऐप में रेस्टोरेंट की अवेलेबिलिटी को चेक किया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। जब रेस्टोरेंट अवेलेबल होगा तो ही तो आदमी ऑर्डर कर पाएगा, वरना ऐप खोलने का क्या फ़ायदा अगर रेस्टोरेंट ही अवेलेबल नहीं है, रेस्टोरेंट ही क्लोज्ड है तो। अब आते हैं लॉगिन और रजिस्ट्रेशन फीचर पे। अगर लॉगिन किया यूज़र ने तो हाँ, वो डिश सर्च पे चले जाएगा, यानी कि जो भी उसको खाना सर्च करना है उस पे चले जाएगा। तो अगर उसने लॉगिन नहीं किया है तो प्रोग्राम एंड हो जाएगा। अगर यूज़र फर्स्ट टाइम यूज़र है तो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा उसे, फिर उसके बाद येस होगा और येस के बाद वापस वो लॉगिन पे जाएगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन काफ़ी नहीं होता, रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन भी तो करना पड़ता है। और अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाता तो उस केस में भी उसको एंड बताएगा, एरर बताएगा। अब आगे चलते हैं। अब जब वो सर्च डिश के ऑप्शन पे आ जाता है तो यूज़र के पास दो ऑप्शन रहते हैं, या तो उसे सर्च करके कुछ मंगाना है तो वो करेगा, या तो नहीं करेगा। अगर नहीं करेगा तो उसके पास आता है मेन्यू का ऑप्शन कि वो मेन्यू देख के कर सकता है ऑर्डर, है ना। तो मेन्यू में जो आइटम्स अवेलेबल है उसके लिए देख सकते हो आप, एक अलग लॉजिक लिखा हुआ है। अगर मेन्यू में आइटम अवेलेबल है, येस हो या नो हो, उसके लिए अलग लॉजिक है। और जब यूज़र सर्च कर रहा है तो उसके लिए अवेलेबल आइटम्स का अलग लॉजिक है। तो आप देख पा रहे हो कि दो अलग अलग लॉजिक सेम चीज़ के लिखने पड़े। ये लॉजिक क्या करते हैं, अवेलेबल है या नहीं है सिर्फ वो देखते हैं। तो सेम ही चीज़ के लिए दो अलग अलग लॉजिक लिखना पड़ा है। एक बात आपकी ये नोट करने जैसी है। अब आगे
सर्च आइटम में अगर आप यस करते हैं तो सिलेक्शन का ऑप्शन आता है कि कौन कौन सी आइटम्स आपकी पसंद है, आप उनको सेलेक्ट कर ले। अगर आप यस करके सेलेक्ट करते हैं तो आप चले जाएंगे ऑर्डर टोटल पे, पर अगर आप नो करते हैं तो वो आइटम सिलेक्शन से हट जाएंगे, डिस्कार्ड हो जाएंगे। वैसे ही अलग दूसरा लॉजिक, जैसा कि आप देख सकते हैं सिलेक्शन का भी अलग लॉजिक लिखा है पर मेन्यू आइटम्स के लिए, कि मेन्यू आइटम से जो आप सेलेक्ट करेंगे वो अलग से आपका सेलेक्ट होगा, और जो मेन्यू आइटम से नहीं सेलेक्ट करेंगे वो डिस्कार्ड हो जाएगा, बिल्कुल सर्च की तरह दोनों ही आएंगे फिर एक ही फीचर पे, जो है ऑर्डर टोटल का फीचर, जैसा कि आपको दिख रहा है। जब पूरा का पूरा प्राइस कैलकुलेट हो जाता है तब एक आता है कंफर्मेशन स्क्रीन। कंफर्मेशन स्क्रीन पे आपको पूरी ऑर्डर समरी दिखती है। तो कंफर्मेशन स्क्रीन में आपको चूज करना होता है कि आप कंफर्म करना चाहते हो यानी पेमेंट करना चाहते हो, या आपको उसमें कोई चेंजेस करने हैं, कोई चीज़ें अनसेलेक्ट करनी है जो रह गई है, बाकी रह गई है, या फिर कंफर्म है आपको यही ऑर्डर करना है। तो ये ऑप्शन मिलता है आपको यहाँ पे। यस पे आने के बाद आप एड्रेस और पेमेंट डिटेल्स के ऑप्शन पे चले जाते हैं, वो वाले फीचर पे चले जाते हैं। जैसे ही आप एड्रेस और पेमेंट डिटेल्स वैलिडेट करते हैं, क्योंकि ये वैलिड होनी चाहिए, आप पेमेंट के ऑप्शन पे ओनर ने बोला था या तो ऑनलाइन चाहिए या तो कैश ऑन डिलीवरी चाहिए, तो ऑनलाइन के ऑप्शन पे अगर आप आते हो तो यहाँ पे येस या फिर नो दोनों ही ऑप्शन मिलते हैं। अगर आपने येस कर दिया आपका ऑर्डर कंफर्म हो जाएगा, अगर आपने नो किया तो पेमेंट फेल हो जाएगा या कोई एरर दिखा देगा और ऑर्डर जो है कैंसिल हो जाएगा। वैसे ही सीओडी का भी है कि सीओडी के आपने येस कर दिया तो ऑर्डर कंफर्म हो जाएगा, नो किया तो ऑर्डर कैंसिल या रिजेक्ट हो जाएगा। ऑर्डर कंफर्म होने के बाद हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। और ये था सोनू का लेआउट, ये था सोनू का डिज़ाइन। तो अभी इस डिज़ाइन को देख के आपको लग रहा है यार कितना कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन है और काफ़ी चीज़ें जो है बार बार लिखनी पड़ रही है, जैसे ये अवेलेबिलिटी का ऑप्शन, जैसे सिलेक्शन का ऑप्शन दो दो बार लिखना पड़ रहा है अलग अलग। अगर मुझे अवेलेबिलिटी का सिर्फ ऑप्शन चेक करना है, मैं सिर्फ एक अवेलेबिलिटी का फीचर टेस्ट नहीं कर सकता, मुझे लॉगिन भी टेस्ट करना है, रजिस्टर भी टेस्ट करना है, फिर जब अवेलेबिलिटी का फीचर आगे आएगा तब उसको टेस्ट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक चीज़ हम एक बार में टेस्ट नहीं कर सकते, और किसी भी एक चीज़ का अगर लॉजिक बनाया तो उसको रीयूज़ नहीं कर सकते। जैसे अवेलेबल का लॉजिक बनाया था, इसको ये रीयूज़ नहीं कर पा रहा है। अब ये तो क्या है, छोटी मोटी प्रॉब्लम है जो अभी मैंने आपको बताई। असली प्रॉब्लम तो अब स्टार्ट होगी, क्योंकि कहानी में आने वाला है एक ट्विस्ट। जब सोनू ने कोड लिख लिया है और इम्प्लीमेंट भी कर दिया है अपने डिज़ाइन को, तब उसे आई रियल प्रॉब्लम। ओनर ने अब चेंजेस कर दिए लास्ट मोमेंट पे। अब ओनर ने कहा है कि ऑर्डर टोटल में आपको एक कंडीशन ऐड करनी होगी डिलीवरी फी की। अब ये डिलीवरी फी की कंडीशन क्या है, कैलकुलेट करने के लिए कि दूर के ऑर्डर जब आएंगे, दूर प्लेसेस के जब दूर एड्रेसेस के ऑर्डर आएंगे तो उसमें एक्स्ट्रा डिलीवरी चार्ज लगाना होगा। अब आप बोलोगे इसमें क्या बड़ी प्रॉब्लम है, टोटल कैलकुलेशन वाला जो फ्लो चार्ट में एलिमेंट है, जो बॉक्स है, उसी में चेंजेस कर देंगे, सिंपल। पर एक चीज आप अभी भी भूल रहे हो, उसमें सारे फीचर्स एक ही जगह लिख दिए हैं, कोई बाउंड्री नहीं है। तो अब हम आ जाते हैं हमारे दूसरे डिजाइन की तरफ, जो चेंज होने के बाद सोनू ने चेंज करने के बाद दिया है। तो इसमें यहाँ पे आपको कोई चेंजेस नहीं दिख रहे होंगे। अवेलेबिलिटी के लॉजिक अभी भी दो ही है, सिलेक्शन के लॉजिक अभी भी दो ही है। चेंजेस होगा अब ऑर्डर टोटल वाले में, अभी देखते हैं क्या होगा। ऑर्डर टोटल में जब कंफर्मेशन का लॉजिक लिखा था, एड्रेस डिटेल के बाद एक ये कंडीशन डालनी पड़ रही है फार डिलीवरी की। फार डिलीवरी लॉजिक एड्रेस को चेक करके ये बता रहा है कि फार की डिलीवरी है या नहीं। अगर फार की डिलीवरी है, ऑर्डर टोटल का एक और वापस से लॉजिक क्रिएट करना पड़ा, क्योंकि वो ऑर्डर टोटल फॉर फार डिलीवरी है, ये ऑर्डर टोटल फॉर सेलेक्टेड आइटम्स था। तो ऑर्डर टोटल का वापस से उसको पूरा डिजाइन करना पड़ा और वापस से कंफर्मेशन का डिजाइन करना पड़ा। इसी सेम वाले कंफर्मेशन को अब वो यूज नहीं कर पा रहा था, उसने फिर पेमेंट का डाला है। और अगर ये पार्ट डिलीवरी नहीं है तो देखो पेमेंट का फिर यहाँ से एरो आ रहा है। फिर पेमेंट होने के बाद ऑनलाइन और कैश ऑन डिलीवरी, और बाकी का लॉजिक आपका पूरा का पूरा सेम रहने वाला है। तो अब देखा आपने कि सोनू को ऑर्डर टोटल का लॉजिक भी दो बार लिखना पड़ा है, उसको चेंजेस बहुत सारे करने पड़े हैं। एक चेंजेस करने गया तो इतने सारे चेंजेस करने पड़ गए। तो है ना बहुत कॉम्प्लेक्स, इसीलिए डिकम्पोजिशन जो है वो बहुत ज़रूरी है।
ये सिचुएशन तो आपके साथ भी हो सकती है। अगर मैं आपको एक ऐसा सिलेबस डिज़ाइन करके दूँ जिसमें सिर्फ टॉपिक्स ही लिखे हुए हैं, ना कोई ऑर्डर है, ना कोई स्ट्रक्चर है। आप बोलते हैं नहीं भाई मैं तो चैप्टर 1 से ही पढ़ूँगा, मैं तो स्ट्रक्चर्ड वाइज़ ही पढ़ूँगा। तो आप जैसे चैप्टर 1 पे गए, आप जैसे स्टार्टिंग पे गए, वैसे ही इस प्रोग्रामर को भी स्टार्टिंग से पूरा लिखना पड़ा और नए लॉजिक्स क्रिएट करने पड़े और सॉल्यूशन में डालने पड़े, वो भी डबल-डबल बार। तो देखो कितना केओस हो गया उसके साथ। अब हम आ जाते हैं प्रोग्रामर नंबर 2 पे। प्रोग्रामर नंबर 2 ने क्या किया है कि जो भी प्रॉब्लम है ना, उसको छोटे-छोटे स्मॉल इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम्स में कट कर दिया है। आपने प्रोग्रामर 1 का इनपुट, आउटपुट्स और कंस्ट्रेंट्स का टेबल देखा होगा। वो भी उसमें भी सारे यही इनपुट्स, आउटपुट्स और कंस्ट्रेंट्स थे। यानी दोनों प्रोग्रामर को प्रॉब्लम डिफाइन करने तो बड़ी अच्छे से आता है। पर इस प्रोग्रामर ने मॉड्यूल्स में उसको बाँट दिया। यानी कि यूज़र मैनेजमेंट के लिए अलग मॉड्यूल, ऑर्डर मैनेजमेंट के लिए अलग मॉड्यूल, ऑर्डर टोटल कैलकुलेट करने के लिए अलग मॉड्यूल और ऐसे एक्सेट्रा और भी आगे मॉड्यूल्स। तो हर मॉड्यूल का अपना एक काम होगा। ऐसे जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसको कहते हैं माइक्रो सर्विसेज स्ट्रक्चर। अब माइक्रो सर्विसेज स्ट्रक्चर में आप एक बैंक को इमेजिन करो। समझो आप एक बैंक में गए हो, आपको तरह तरह के वहाँ पे काउंटर्स मिलते हैं, सेक्शंस मिलते हैं। लोन के लिए अलग काउंटर है, पैसे निकालने के लिए अलग काउंटर है, पैसे डिपॉजिट करने के लिए अलग काउंटर है और ऐसी बहुत सारी चीज़ें। तो वैसे ही इसने भी यूज़र मैनेजमेंट के लिए अलग रखा है जिसमें वो लॉगिन और रजिस्टर का लॉजिक लिख रहा होगा। ऑर्डर मैनेजमेंट के लिए अलग मॉड्यूल रखा है जिसमें और 3 सब मॉड्यूल्स आते हैं। देखो मल्टी लेवल डिकम्पोजिशन किया है इसने कि और 3 सब मॉड्यूल आते हैं जिसमें मेन्यू एंड सर्च आएगा, सिलेक्शन आएगा, अवेलेबिलिटी आएगा। फिर तीसरा एक मॉड्यूल रखा है डिटेल्स वाला जिसमें आप पेमेंट डिटेल्स और एड्रेस डिटेल डालते हो और उसी का सब मॉड्यूल है कंफर्मेशन मॉड्यूल। वो कंफर्म करता है कि आपका जो ऑर्डर टोटल है वो यूज़र ने कंफर्म किया है, उसको पेमेंट करना है या नहीं करना है। और फिर आता है पेमेंट मॉड्यूल। तो ऐसे करके इसने मॉड्यूल्स बनाए हैं। तो आइए इसका डिज़ाइन देखते हैं। तो जैसा कि इसके स्ट्रक्चर में आप देख पा रहे हो, इसका स्ट्रक्चर मॉड्यूल्स में बटा हुआ है। देखो कितने सारे मॉड्यूल्स है। अब इस स्ट्रक्चर को थोड़ा डिटेल में एनालाइज करते हैं कि ये क्यों प्रोग्रामर 1 से अच्छा स्ट्रक्चर है। रेस्टोरेंट की अवेलेबिलिटी है तो ही आप ऐप के सारे फीचर्स यूज कर सकते हो, वरना पहले ही बता देगा नॉट अवेलेबल। अब जब अवेलेबल है तो यूजर आ जाएगा अपने लॉगिन पेज पे, यानी कि वो यूजर मैनेजमेंट मॉड्यूल में आ जाएगा जो कि आपको यहाँ दिखता है। तो इधर आप देख पा रहे होगे यूजर मैनेजमेंट मॉड्यूल। अब ये यूजर मैनेजमेंट मॉड्यूल पे पहले हो जाता आ जाते हैं लॉगिन पे। अगर वो लॉगिन कर लेता है तो येस हो जाएगा, लॉगिन सक्सेसफुल हो जाएगा। अलग कलर से जो मैंने ये डिपिक्ट किया है ना, ये एक अलग मॉड्यूल है, वो वहां चले जाएगा। तो उसके लिए वहां का कोड हमें देखना पड़ेगा। और अगर वो नो करता है तो रजिस्ट्रेशन पे आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन पे अगर येस हुआ तो सक्सेसफुल हो जाएगा, नो किया तो एंड हो जाएगा। अब आ जाते हैं डिश सर्च मॉड्यूल पे कि डिश सर्च मॉड्यूल पे उसने क्या लॉजिक लिखा है। तो तो जैसा कि आप देख पा रहे हो डिश सर्च में उसने 2 ऑप्शन दिए, एक तो सर्च करके सिलेक्शन कर सकते हो या मेन्यू करके सिलेक्शन कर सकते हो। अब यहाँ पे ध्यान से देखना है, जब सर्च कर रहा है और यस कर रहा है तो अवेलेबिलिटी का एक अलग मॉड्यूल है और जब डिशेस दिखा रहा है तो सिलेक्शन का एक अलग मॉड्यूल है। पर अगर नो कर रहा है तो एंड हो जा रहा है। वैसे ही मेन्यू में भी अवेलेबिलिटी का अलग मॉड्यूल है और सिलेक्शन का अलग मॉड्यूल है। अब आप बोलोगे ये प्रोग्रामर 1 से डिफरेंट कैसे, क्योंकि अवेलेबिलिटी के लिए अलग लॉजिक थोड़ी लिखा है, एक सेपरेट मॉड्यूल बना दिया है। वैसे ही सिलेक्शन के लिए अलग लॉजिक थोड़ी लिखा है, एक सेपरेट मॉड्यूल बना दिया है। वही सेम सेपरेट मॉड्यूल अब रीयूज होगा और उसके लिए काम करेगा। सेम फॉर मेन्यू, सेम फॉर सर्च, सिलेक्शन भी सेम फॉर सर्च, सेम फॉर मेन्यू। अब चले जाते हैं अवेलेबिलिटी मॉडल पे। अवेलेबिलिटी मॉड्यूल का काम ये है कि आपकी डिश लिस्ट जो है, जो भी डिशेस हैं हमारे पास रेस्टोरेंट में, वो अवेलेबल डिशेस ही आपको शो करे। जो अवेलेबल नहीं है वो नहीं शो करना है, वो फूड आइटम्स आपको वो शो करेगा ही नहीं। तो जब डिश सर्च पे हम आएंगे तो वो आइटम्स को हम नहीं देख रहे होंगे और सिर्फ वही आइटम से सिलेक्शन करेंगे जो हमारे पास है। ठीक है, वैसा ही इधर भी होने वाला है। अब आते हैं सिलेक्शन पे।
अब आते हैं सिलेक्शन पे, क्योंकि वो दोनों के लिए ही सेम है, तो सिलेक्शन मॉड्यूल का अपना एक अलग काम है। तो सिलेक्शन में जैसा कि आप देख पा रहे हो, अगर चेकबॉक्स को टिक किया है तो सेलेक्टेड आइटम्स में आ जाएंगे, और अगर नहीं किया है तो अनसेलेक्टेड आइटम आ जाएंगे। सिलेक्शन का खाली सिर्फ इतना काम है कि मुझे अगर यस करे तो सेलेक्ट कर लेना है, ना नो करे तो नहीं सेलेक्ट करना है। फिर वो चले जाता है एक दूसरे मॉड्यूल पे जो होता है ऑर्डर टोटल। ऑर्डर टोटल पे आने के बाद हमारे पास आता है कि ऑर्डर टोटल पे अगर यस हुआ तो ऑर्डर समरी जनरेट कर देगा। अगर कोई चेंजेस करने हैं तो आप सिलेक्शन पे वापस चले जाओगे, फिर जो जो अनसेलेक्ट करना है वो आप कर सकते हो। तो ऑर्डर समरी पे जाने के बाद आप जाओगे डिटेल्स वाले मॉड्यूल पे। डिटेल्स वाले मॉड्यूल पे जैसे ही हम जाते हैं तो देखिए डिटेल मॉड्यूल वाले का लॉजिक सिंपल है कि अगर पेमेंट या एड्रेस डिटेल्स वैलिड हैं तो ही आपको वो ऑर्डर टोटल पे वापस भेजेगा, पर अगर इनवैलिड है तो आपको वापस डालना पड़ेगा आपका पेमेंट डिटेल्स और एड्रेस डिटेल्स। तो सिंपल सा लॉजिक है उसका बड़ा। अब डिटेल्स से पता तो चल गया है कि ये डिटेल्स वैलिड है, जो कि यस, जो कि हम ऑर्डर टोटल पे वापस आ चुके हैं। अब आता है कंफर्मेशन पे। अब कंफर्मेशन पे हमें डायरेक्ट जाना होगा क्योंकि वो एक सेपरेट मॉड्यूल है। अब जैसा कि आप देख पा रहे हो कंफर्मेशन में येस और नो का ऑप्शन मिल रहा है। येस में आपको पेमेंट मॉड्यूल पे जाना होगा, नो पे आपको वापस ऑर्डर टोटल पे वो भेज देगा कि आपने कंफर्मेशन अभी तक दिया नहीं है। अब चले जाते हैं पेमेंट फीचर की तरफ। पेमेंट फीचर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, पेमेंट में जैसा कि आप देख पा रहे हो कि येस अगर आप करते हो तो दो ऑप्शन मिलते हैं, ऑनलाइन या कैश ऑन डिलीवरी। ऑनलाइन में अगर आप पेमेंट कर देते हो तो ऑर्डर कंफर्म, नहीं करते हो तो कैंसिल। वैसे सीओडी में ऑर्डर कर देते हो तो कंफर्म, पेमेंट नहीं करते हो तो कैंसिल। पर अगर आप नो कर देते हो, मतलब पेमेंट नहीं करना है, तो वापस वो कंफर्मेशन स्क्रीन पे चले जाएगा। यानी कंफर्मेशन पे वापस अगर आपको कुछ चेंजेस करना है पेमेंट के लिए तो वो आप कर सकते हो। तो ये था हमारा प्रोग्रामर 2 का डिज़ाइन। पर आप बोलोगे क्या इसको वैसी सिचुएशन को फेस नहीं करना पड़ेगा? क्या इसके टाइम पे ओनर ने चेंजेस करने नहीं बोले? बिल्कुल बोले हैं। ओनर ने इसे भी लास्ट मिनट चेंजेस दिए हैं, और वही सेम चेंजेस दिए हैं कि आपको जो है ऑर्डर टोटल में जो डिलीवरी फी है वो एक्स्ट्रा लगानी है। तो आइए देखते हैं उसका इसने कैसे मॉड्यूल बनाया है और तो अब आप देख पा रहे हो इस प्रोग्रामर ने भी चेंजेस किए, पर उसने यूजर मैनेजमेंट में नहीं किए, डिश सर्च में भी नहीं किए हैं, तो अवेलेबिलिटी में भी चेंजेस नहीं करने पड़े, सिलेक्शन में भी चेंजेस नहीं करने पड़े, सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर टोटल में चेंजेस करना पड़ा है और डिटेल सेक्शन में थोड़ा चेंजेस करना पड़ा है। डिटेल सेक्शन में वो ये पता लगा रहा है कि जो ऑर्डर है वो दूर का है या नहीं। अगर दूर का है तो भी ऑर्डर टोटल पे रिडायरेक्ट कर रहा है, अगर फार का है तो भी ऑर्डर टोटल पे रिडायरेक्ट कर रहा है वो। अब जो है अब जो है आ जाते हैं ऑर्डर टोटल पे। तो ऑर्डर टोटल पे क्या हो रहा है कि उसने ऑर्डर समरी को डिटेल्स पे उसने रिडायरेक्ट कर दिया है और चेंजेस में उसने सिलेक्शन पे रिडायरेक्ट कर दिया, जो कि पहले भी कर रहा था। तो डिटेल से हमें पता चल रहा है कि डिलीवरी फी लगेगी, और अगर लगेगी तो एक्स्ट्रा चार्ज भी ऐड होगा। एक्स्ट्रा चार्ज ऐड होगा तो वो कंफर्मेशन पे वापस आपको रिडायरेक्ट कर रहा है, और अगर नहीं होगा तो कंफर्मेशन पे ऐसे ही रिडायरेक्ट कर रहा है बिना कोई चार्ज लगाए। तो कंफर्मेशन मॉड्यूल को उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो उसका काम क्या है कि भाई हमें यस है तो पेमेंट पे भेज देना है, नो है तो ऑर्डर टोटल पे भेज देना है। तो कंफर्मेशन को दोनों ही केस में यस ही जाएगा, वो पेमेंट पे ही भेजने वाला है। और तो पेमेंट पे अगर वो यस कर देता है तो ऑनलाइन या तो सीओडी, और बाकी का तो आपको लॉजिक समझ में आ ही रहा होगा। तो अब आपने देख लिया एक प्रैक्टिकल की डिकम्पोजिशन क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब देखते हैं कि इससे मोनू को क्या क्या एडवांटेजेस हुए। तो आप देख पा रहे हो डिफरेंस कि प्रोग्रामर 1 का जो डिज़ाइन था वो कॉम्प्लेक्स हो गया, प्रोग्रामर 2 का जो है सिंपल था। प्रोग्रामर 1 को डबल ट्रबल हो गया, यानी कि डबल डबल बार मेहनत करनी पड़ी। प्रोग्रामर 2 को सिंगल बार ही मेहनत करनी पड़ी। आइसोलेशन टेस्टिंग जो होती है, जिसकी मदद से हम किसी भी एक फीचर को अच्छे से टेस्ट कर पाते हैं, तो वो प्रोग्रामर 1 नहीं कर पाता। पर प्रोग्रामर 2 आइसोलेशन टेस्टिंग भी कर सकता है। वो एक मॉड्यूल को सिर्फ टेस्ट करना है तो उतना कर सकता है जिससे उसे पता लग जाए कि अच्छा कोई एरर आया तो गलती कहाँ हो रही है।
तो अडेप्टेशन चेंज का आपने सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखा, जिसमें जो भी अडेप्टेशन आया, जैसे ओनर ने लास्ट टाइम पे चेंजेस कर दिए थे, पर जो प्रोग्रामर 2 का डिज़ाइन था उसमें बड़ी आसानी से अडेप्टेशन हो गया चेंजेस का। तो इससे प्रूफ हो जाता है कि हार्डवर्क पहले कर लो तो स्मार्ट वर्क खुद ब खुद हो जाता है। हो सकता है आपने सेम डिज़ाइन सोनू जैसी बनाई हो, पर रिपीटेशन नहीं हो जैसे सोनू ने किया, या डिफ़िकल्टी नहीं हो जैसे सोनू ने की चेंजेस करते वक्त। तो अगर आपको ये डिफ़िकल्टीज नहीं आई जो सोनू को आई, और अगर आपने सोनू जैसा डिज़ाइन नहीं बनाया है, तो आप राइट ट्रैक पे हो। पर अगर आपने सोनू जैसा ही डिज़ाइन बनाया और उसकी ही डिफ़िकल्टीज आई, तो आपको ये वीडियो दोबारा देखने की ज़रूरत है। क्योंकि अभी कंफ्यूज हो गए चलेगा, क्योंकि अभी तो हम सीख रहे हैं, बाद में जब इस नॉलेज को अप्लाई करोगे तब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो अब अंडरस्टैंडिंग हो गई, एक्यूरेसी के लिए क्या करें? तो इसका मेरे पास एक ही जवाब मिलेगा आपको, वो है यूजिंग एआई द राइट वे। आप अपनी एक्यूरेसी को टेस्ट करने के लिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग को और टेस्ट करने के लिए, उसमें मास्टरी करने के लिए एक एआई प्रॉम्प्ट मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको जाके आप चेकआउट कर सकते हैं और मास्टरी अचीव कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। ऑलवेज रिमेंबर, व्हाट यू सीक इज सीकिंग यू। गुड बाय।